लास्ट टॉपिक हमारा एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन के पॉइंट्स बना लिए, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, मैंने बोला था पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, ये तीनों हो चुके थे और इन्हीं के बेस पे आपको ग्राफ्स मिलेंगे। इसके बाद आता है ट्रांसेंडेंटल, जिसमें ज्योमेट्रिकल कर्व्स, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन पे आपका ग्राफ्स प्लॉट होते हैं और इन्हीं पे बेस्ड एरिया का क्वेश्चन बन जाता है। इधर इन्वर्स पे नहीं बनता और उधर एल्जेब्रिक में पीस वाइज पे, अभी 12th के बेस पे तो नहीं बनता। ठीक है, तो अभी हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स एक बार देख लेते हैं। ट्रांसेंडेंटल में पहले ये पॉइंट्स हो चुके हैं, रिवाइज कर लेना एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, जिसमें पहला आ गया तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। नॉर्मली अगर हम बनाने की बात करें तो हमने एक टेबल बनाई, याद रहे तो अच्छा है, बनाना भी आना चाहिए। अब इसमें हम जो पॉइंट लेते हैं उन पे ध्यान देना है। अब इसमें अगर हम पॉइंट रियल नंबर में ले लेते हैं 1 2 3, तो उनके वैल्यूज़ हमें नहीं पता होंगी। और अगर हम मान लो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर भी ले तो भी एक दिक्कत आएगी कि कैलकुलेटर आपके पास वहाँ नहीं होगा एग्ज़ाम में। और दूसरा क्या होगा कि ये जो 1 2 3 है, ये वैल्यू क्योंकि स्मूथ कर्व है तो ये धीमे धीमे करके बढ़ेगा कि साइन 0 पे 0, फिर 1 पे 0.1, साइन 2 पे 0.2, ऐसे करके नंबर्स बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो हम इसमें जो एक पॉइंट आउट करते हैं उस तरीके से करेंगे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, यहाँ पे आपने एक ज़ीरो ले लिया, फिर एक पाई/2 ले लिया, पाई ले लिया, फिर उसके बाद 3π/2 ले लिया, 2π ले लिया, ऐसे करके ले ले। ठीक है, तो इसमें भी वैसे तो पॉइंट आउट ही आपको करना होता है, बीच के नंबर 30 45 अगर आप ये लेके चलोगे ना तो उसके बेस पे भी हम बना सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। जैसे 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0। अब इसमें है क्या, बेसिकली ध्यान देना है। जैसे ये बनाया हमने तो इसमें आपके पॉइंट हो गए 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इधर -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2π। ठीक, अब यही वैल्यूज़ ऊपर वाली आपको मिली हैं, इसी के बेस पे मिल जाएंगी। इसमें मैक्सिमम आपको मिल रहा है +1 और मिनिमम मिल रहा है -1। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखना ज़रा। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 1 पे, एक लाइन ड्रॉ हमने कर दी -1 पे कि इसके बाहर हमारा ग्राफ नहीं जाएगा। +1 और -1 मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस वजह से। अब स्मूथ ग्राफ जो आपको मिलता है वो किस वजह से मिलता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वो पहले इसको बना देते हैं, उसके बाद जैसे 0 पे 0 है, फिर π/2 पे आपको मिला 1, पाई पे मिला 0, यहाँ 0 मिला था, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, आपने इसे मिला दिया, ये बन गया। अब इधर अगर -π/2 पे तरफ जाएंगे तो साइन -थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाए तो -1 मिलेगा, पाई पे फिर 0 मिलेगा, 3π/2 पे +1 क्योंकि -1 उसकी वैल्यू है ही, और माइनस का 3π/2 है तो साइन -थीटा, माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस +2π पे 0, तो इसको इधर बढ़ा दिया। दैट इज स्मूथ ग्राफ। अब ये वजह क्या होती है कि हमने 0 से π/2 सीधी छलांग मारी है। अगर सपोज करो हमने 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे करके लिया होता, 0 पे 0, इस पे 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1। अब देखो इनको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट्स में, जैसे 0.5, √2 को कन्वर्ट किया मतलब चेंज किया 0.6, √3/2 को चेंज किया तो अब देख सकते हो कि 1 में डिवाइड करेंगे, जैसे हम 1/√2 है, 1/1.414 होता है तो 1.4 मान लेते हैं, 0, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 5, 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 7 पॉइंट लगा, ठीक है। और √3/2 है 1.7/2 है 0.0, 20 का डिवाइड किया तो ये आपका चला गया 0.08, ठीक है, पॉइंट है तो 0.7, तो ये आया आपके 0.7, ये आया 0.8 एंड देन 1। तो नंबर्स जो आपको मिल रहे हैं ना वो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं ये इस तरीके से। तो अभी क्या होगा कि जैसे हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया π/2 तक का और ये रहा 0, तो पहले हमें मिला 0 पे 0, फिर मिला 0.5 थोड़ा बड़ा, फिर मिला 0.7 थोड़ा बड़ा, फिर मिला 0.8 देन 1। तो ये इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, फिर ये कम होना स्टार्ट होगा तो अब वैल्यू आएंगी π/2 से पाई, तो यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, नेगेटिव में चला गया क्योंकि सेकंड को थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड के आगे, तो यहाँ तक गया 3π/2, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा तो ये 2π हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये पाई हो गया। तो इस तरीके से ये बनता है, इसलिए स्मूथ कर्व है। बट हम लोग जब बनाएंगे इसको तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इस तरीके से लेके आप बनाएंगे तो उससे क्या होएगा कि आपको मेन पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ जहाँ आपको रुकना है, बाकी बीच का कर्व आपका स्मूथ होएगा, ठीक है। वो वजह आपकी ये रही कि आपके पास यहाँ ये दिया हुआ है ना, ये पॉइंट नंबर्स आ रहे हैं, इनके हिसाब से हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब ये याद होना चाहिए कि इस तरीके से मूव करता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो क्या होगा, cos x पे पहुँचेंगे, तो ज़रा cos ले लेते हैं, f(x) = cos x। सेम यहाँ भी हमने एक टेबल बना ली, इसमें भी यही करेंगे। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, 0, π/2, पाई, 3π/2, लास्ट में 2π, 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे +1। अब इसको प्लॉट करो, यहाँ आपका हो गया, ये हो गया 0, π/2, यहाँ हो गया पाई, 3π/2, लास्ट में हो गया 2π, इधर हो गया -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2π। यहाँ पे भी मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, तो एक +1 और एक -1। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद हम प्लॉट करेंगे, तो 0 पे क्या आया था 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे +1, तो -π/2 पे 0, तो -पाई, cos -थीटा प्लस cos थीटा ही होता है इसलिए -1 ही रहेगा, 3π/2 पे 0, 2π पे, मिला दो इन्हें, ये ऐसे मिला फिर ये ऐसे मिला, तो ये बन गया आपका ग्राफ। अब 2π के आगे जाओगे तो ये और पूरा एक कर्व कर देगा कंप्लीट, 2π -2π से पीछे जाओगे तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब इसकी डिज़ाइन चेंज नहीं होगी, ऐसे ही चले 1 अप 1 डाउन। इसका अप जो है वो 0 पे होगा, फिर डाउन पाई पे हो जाएगा, इस वाले में अप π/2 पे था और 3π/2 पे डाउन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, f(x) = 10x। अब इसमें कहानी थोड़ी डिफरेंट है, इसमें 0 से π/2 लेने से फ़ायदा नहीं होना। क्यों नहीं होना,
वो बता देते हैं कि अगर हम ऐसे लेते हैं तो कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो सपोज़ हमने यहाँ पे भी 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π ऐसे ले लिए। अब 0 पे 0, π/2 पे इन्फिनिटी, फिर पाई पे गए। अब पाई पहुँच गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड थर्ड के बीच की लाइन हो गई पाई। तो ये बन गया आपका 1090 + 90, 1090 + 90 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, वो सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये आपका एक तो चेंज होगा, तो और उसके बाद कॉट बन जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का होता है तो इसलिए माइनस कॉट हो गया। अब 10π/2 इन्फिनिटी है, कॉट π/2 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। 3π/2 पे जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, 2π पे हो जाएगा 0। मतलब इसमें 0 इन्फिनिटी ऐसे आ रहे हैं। अब इसमें हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से वैल्यू को उठाना है कर्व को, क्योंकि नंबर कोई आ ही नहीं रहे। 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो बीच में कहाँ पे ये उठेगा। तो उसके चक्कर में हमको इसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अब वो चेंजेस क्या होंगे तो देखिए ज़रा, इसमें हम जो पॉइंट लेंगे वो ऐसे लेंगे। वो जब बनेगा तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा, x y। अब इसमें हमने लिया -π/2, -π/4, 0, फिर π/4 एंड π/2। ठीक, 0 पे 0, π/4 पे 1, π/2 पे इन्फिनिटी, इधर -1 माइनस इन्फिनिटी। अब डायग्राम प्लॉट होगा तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो इधर एक π/2, तो कल मैंने समझाया था कि जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी आ जाए, माइनस का या प्लस का, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसमें एक आ रहा था π/4, इसमें आ रहा था एक -π/4। π/4 पे +1, तो +1 हम मान लेते हैं, ये रहा, -1 ये रहा। ठीक, अब +1 π/4 पे आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, और π/2 पे तो इन्फिनिटी हो गया। -π/4 पे -1 आ रहा है, और 0 पे 0 है, तो -π/2 पे फिर इन्फिनिटी हो गया। अब इन्हें हम करेंगे कनेक्ट। देखो इसको कनेक्ट किया π/4 से और ऐसे ले गए, और जैसे ही π/2 आया उसके सामने से पैरेलल कर दिया। सिमिलरली यहाँ इसको ले गए इसके साथ, और जैसे ही -π/2 आया ऐसा कर दिया। तो अब अगर हम π/2 के आगे चले जाते तो ये आधा ही कर्व बनता है, इधर वाला, ये वाला कर्व, जबकि हमें बनाना पूरा है। तो इसीलिए ये एक कर्व जो आपका बन रहा है ना, ये एक जा रहा है -π/2 से 0 की तरफ, एक जा रहा है 0 से π/2, इस वजह से ऐसा है। अब ऐसे ही कर्व और भी डिज़ाइन में आते रहेंगे। मतलब अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पे आएगा, ऐसा बनेगा, इधर बढ़ा दें तो ऐसा बनेगा। मतलब ये कर्व की डिज़ाइन चेंज नहीं होगी, और भी कर्व होंगे। ये केवल ब्रांच ली है हमने -π/2 से +π/2 के बीच की, इस वजह से ये केवल उतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये है आपका 10x का कर्व। अब आते हैं हम कॉट में, कॉट x। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर नेगेटिव में जाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 10 का होता है उल्टा। ठीक है, तो ये उधर आगे बढ़ेगा। मतलब ये अगर 10x जो था वो पीछे की तरफ इधर बढ़ रहा था, तो ये अब आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब हमें π/2 से आगे जाना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट होंगे यहाँ पर, तो इसमें भी वही आएगी, इन्फिनिटी आ रहा है इसलिए। तो यहाँ आ गया 0, π/4, π/2, फिर हम आगे बढ़े 3π/4, और यहाँ आ गया आपका पाई। अब 0 कॉट 0, तो 10 0 आपका था 0, कॉट 0 हो गया इन्फिनिटी, यहाँ हो गया 1, π/2 पे 0, 3π/4 पे -1, पाई पे माइनस इन्फिनिटी। डायग्राम प्लॉट, एक 0 पे तो मतलब लाइन पहले से ही इन्फिनिटी आ रहा है, और एक पाई पे, तो बीच में आपको क्या क्या मिलेगा वो कर लेते हैं। π/4, फिर मिलेगा π/2, फिर मिलेगा 3π/4, और फिर मिलेगा पाई पे एक लाइन हमने यहाँ पर बना दी। एक +1 मिल रहा है और -1 मिल रहा है, तो ये आपका हो गया +1 और -1। अब पॉइंट आउट,
π/4 पे आपको मिला, π/4 पे मिला 1, और फिर π/2 पे मिला 0, 3π/4 पे -1। मिलाते हैं इनको तो देखिए 0 पे इन्फिनिटी था, मतलब ये ऐसे होते हुए आ रहा होगा, यहाँ तक गया, फिर उसके बाद इसने इसे मीट किया, ये ऐसा आ गया। ठीक, थोड़ा डिज़ाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको ध्यान रखना, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, 10x का उल्टा होता है, डिज़ाइन सेम होती है। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ठीक, तो अब जैसे एक ही बार में समझा देते हैं कि 10 का था हमारा, तो 10 का था ऐसा, फिर ऐसे आ रहे थे कर्व्स ऐसे, ये 10 के केस में था। अभी हम कॉट के केस की बात करें अगर, तो अब ये आ रहे हैं ऐसे, ऐसे बनेगा ऐसे। ठीक, ये कॉट का केस की बात होगी, वही डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 5th ग्राफ पे, f(x) = cosec x। अब इसको समझना है तो वैसे तो डायरेक्ट भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको साइन के हिसाब से समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखो पहले हम एक साइन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जिससे कि क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाए। ये हमारा है साइन का ग्राफ। ठीक, इधर ये रहा। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को, यहाँ पे +1 मैक्सिमम था और -1 मिनिमम था। ठीक, इधर आ रहे थे 0, यहाँ आ रहा था π/2, यहाँ आ रहा था पाई, यहाँ आ रहा था 3π/2, और यहाँ आ रहा था 2π। यहाँ आ रहा था -π/2, -π, -3π/2 एंड माइनस का 2π। अब जहाँ जहाँ पे 0 मिलेगा साइन में, वहाँ वहाँ एक लाइन खींचेगी, क्योंकि कोसेक में वो इन्फिनिटी होगा। तो देखो, एक तो 0 पे 0 मिल रहा था साइन में, तो कोसेक पे इन्फिनिटी, वहाँ एक लाइन पहले से ही ये मौजूद है, वाई एक्सिस वाली, ये वाली लाइन। ठीक है, सिमिलरली पाई पे तो एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं, फिर एक 2π पे, ये रही, फिर एक -π पे, फिर एक -2π। अब समझो इस चीज़ को, यहाँ पर बहुत ध्यान समझना, यहाँ एक लाइन में खींच देता हूँ वो +1 वाली, जिसको ये टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, ये +1 वाली है, और इधर आपकी हो गई -1 की। ये -1 हो गया। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमारा जो मेन ग्राफ है वो कैसे होगा। तो देखो ज़रा, सबसे पहले यहाँ 0 से पाई के बीच की बात कर लेते हैं। 0 पे इन्फिनिटी कोसेक में, और पाई पे भी इन्फिनिटी, दोनों पे इन्फिनिटी आपको मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक प्लॉट कर भी देता हूँ, देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ x हो गया, y हो गया 0, 0 पे आपका हो रहा है इन्फिनिटी। फिर π/2 आया, π/2 पे हो रहा है 1, फिर पाई आया, पाई पे हो रहा है इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड फर्स्ट सेकंड में तो कोसेक साइन पॉजिटिव होते हैं ना। अब यहाँ से क्या हुआ, ऐसे चला, यू शेप में चला, यहाँ तक गया, और फिर उसके बाद इसने फिर शेप ले ली यू वाली, क्योंकि इधर उधर दोनों लाइनें 0 और पाई को ये टच नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दोनों पे इन्फिनिटी है। और π/2 पे ये यहाँ टच करेगा, क्योंकि 1 आ रहा है। साइन और कोसेक दोनों टच करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब आ जाते हैं पाई से 2π पे। अब पाई से 2π की तरफ आगे बढ़ रहे होगे, यानी कि आप जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, वैल्यू सेम मिलेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में बस -इन्फिनिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अब ये ऐसा बनेगा।
सिमिलरली अब आ जाओ माइनस पाई से ज़ीरो। माइनस पाई से ज़ीरो वैल्यू भले ही सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, लेकिन अब ये उल्टा होगा, क्योंकि माइनस पाई से ज़ीरो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। नेगेटिव साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे भी आपको जो मिलेंगे वो इन्फिनिटी नेगेटिव मिलेंगे। अब आ जाओ फिर इधर माइनस टू पाई से माइनस पाई, ये सेकंड के बाद का क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव तो होगा ही होगा, और साथ के साथ एक माइनस में भी है तो माइनस थीटा भी बनेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में साइन कोसेक नेगेटिव, लेकिन क्योंकि माइनस थीटा है तो वो फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव, तो एक बनेगा इधर। तो जो कोसेक के ग्राफ है रेड वाले जो हैं वो कोसेक के ग्राफ है। साइन की मदद से हमने इनको बनाया, वैल्यूज़ आपको पता ही है उल्टा होंगी साइन से, तो इसीलिए वैल्यूज़ आपके सामने हैं। तो ये रेड वाला जो ग्राफ है ये ऐसे ही बनता है कोसेक का, कि इसी तरीके से अप एंड डाउन्स होंगे जैसे साइन में। ठीक है, साइन का एक अप था ग्रीन वाला, तो यहाँ रेड वाले में भी अप है। साइन का एक डाउन था उसके बाद, तो रेड वाले में भी डाउन है। फिर अप के बाद अप से पहले भी एक डाउन होना चाहिए, तो साइन में भी था, कोसेक में भी होगा। और फिर एक अप होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे साइन में भी था और कोसेक में भी है। सिमिलरली आप जाएंगे अब सेक एक्स में। सेक एक्स को हम कॉस की मदद से बना लेंगे, नॉट कोसेक। तो क्या होएगा, देखो डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये कैसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था। ठीक, ये ऐसे आ रहा था। अब इसमें क्या था, पॉइंट क्या क्या थे, ज़ीरो पे वन था, ये वन है। यहाँ पे हो गया माइनस वन, फिर उसके बाद पाई बाई टू, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पे आ गया था टू पाई। इधर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पे आपका आ गया था माइनस टू पाई। अब यहाँ पे क्या है, पाई बाई टू पे कॉस जीरो होता है, तो सेक यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी, एक इधर, फिर थ्री पाई बाई टू पे होगा, और इधर माइनस थ्री पाई बाई टू पे। ये आपके बन गए। अब इसके हिसाब से हमें ड्रॉ कर लेना है, तो ज़रा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, ज़ीरो, तो सबसे पहले वन पे एक लाइन खींच लो, इधर माइनस वन पे खींच लो, ठीक। अब डायग्राम ड्रॉ करो। तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया। अब देखो माइनस 90 से ज़ीरो, तो माइनस 90 से ज़ीरो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही रहता है, तो सेक में भी वही होगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस 90 से प्लस ज़ीरो आपको मिल रहा है, तो वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा। ठीक, और फिर जीरो से पाई बाई टू फिर पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक, अब बिल्कुल ऐसा ही यहाँ आ जाओ, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू आप गए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ कॉस और सेक दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पूरा नेगेटिव मिलेगा। फिर सिमिलरली माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में कॉस भले ही माइनस थीटा है, लेकिन क्योंकि कॉस हो या सेक हो प्लस का ही रहता है, माइनस थीटा हो। लेकिन माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू तक जब जाएंगे तो वैल्यूज़ नेगेटिव मिलेंगी, तो इधर भी एक डाउन। समझ आ गई बात। तो दैट इज़ योर सेक। ये इस तरीके से, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ये आपका सेक है, और जो पर्पल कलर का है ये आपका कॉस है। तो देख के समझ में आ गया ना, दोनों सेम है सेक कॉसेक के, लेकिन शिफ्टेड है।
ऊपर जो कोसेक का था वो 0 से पाई में आपको यू दे रहा था, और ये -π/2 से +π/2 में देगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को हैंडल कर लेते हैं, साइन, कोसेक, सेक, कॉस, टेन और कॉड, सारे हो गए। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है यहाँ पे, f(x) इक्वल टू a पे पावर x, इसकी बात हो रही है। अब a स्पेसिफिक नहीं हो सकता, वहाँ पे e आ सकता है a की जगह, 1 2 3 4 5 से कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कंडीशन बनती है दो। पहली, a जो है <1 > 0, और सेकंड a इज़ <1। तो जरा देखते हैं यहाँ पर। अब 0 से 1 है अगर आपका a, तो उसमें क्या होगा, और >1 है तो उसमें क्या होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे 0 से 1 है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, इस टाइप के। 1/2 की पावर x इज़ नथिंग बट 2 की पावर -x, कोई भी ले सकते हो एक। अब इसमें क्या होगा कि 2 की पावर -x में, तो अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखोगे आप। तो जैसे हमने रखा 0 पे 1, फिर 1 रखा तो 1/2 आ गया, फिर 2 रखा तो 1/4 आ गया, मतलब वैल्यू छोटी हो रही है। और जब नेगेटिव नंबर रखेंगे लाइक -1 तो 2, -2 तो 4, तो अब नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, -3 तो यहाँ आ जाएगा 8, नंबर बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये यहाँ वाले में ये 0 की तरफ मूव कर रहा है। 0 होगा नहीं, क्योंकि पावर में x दिया हुआ है तो 0 नहीं होगा। अब इसी के हिसाब से हमारी प्लॉटिंग होगी। ठीक है, तो देखें ज़रा, ये रहा आपका XY, बनाते हैं डायग्राम। देखो इसमें क्या हो रहा था, जब आप नेगेटिव नंबर रख रहे थे तो ये जैसे यहाँ पे रख रहे थे -1, -2, -3 ऐसे नंबर, तो ये और 0 पे 1 आ रहा था, तो 1 मान लेते हैं यहाँ कहीं। ठीक, तो यहाँ से ये ऐसे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक, ऐसे बढ़ गया। और इधर क्या हो रहा है राइट में, इधर जब आप 1 रख रहे हो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर छोटा होता जा रहा है। तो छोटा हो रहा होगा तो ऐसे बढ़ रहा होगा, कम होता चला जाएगा ऐसे, और पैरेलल हो जाएगा x के, क्योंकि 0 कभी होगा नहीं। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि 0 नहीं होगा मतलब x को कहीं भी कट नहीं करेगा, x की जगह x की तरफ पैरेलल होता जाएगा ये, क्योंकि नंबर बहुत छोटे होते चले जाएंगे, तो इसलिए ये x की तरफ पैरेलल होता जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे होता जा रहा है। और इधर आपका बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इधर 0 पे 1 हो गया नंबर, फिर बढ़ते 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 इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया, क्योंकि नंबर और बड़े होते ही जाएंगे। जैसे आप 100 रखोगे माइनस का, तो 2 की पावर 100, अब 2 की पावर 100 बहुत हो गया, क्योंकि 2 की पावर 10 में ही 1024 आ जाएगा, तो नंबर इसीलिए ये बढ़ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम 1 से ग्रेटर वाले में, इसमें इसका जस्ट उल्टा बनेगा। जस्ट उल्टा क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अब आपको यहाँ मिल रहा है 2 की पावर x टाइप का। अब जब इसमें पॉजिटिव नंबर रखेंगे आप, 0 पे तो 1 ही आएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, सॉरी 1 पे 2 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, नंबर बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव रखेंगे जैसे -1 -2 इस टाइप के, -1 पे 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, अब ये छोटा हो रहा है। तो यहाँ नेगेटिव में छोटा हो रहा है, पॉजिटिव में बड़ा हो रहा है, तो इसके ग्राफ में वही डिफरेंस आने भी चाहिए। तो यहाँ क्या होएगा, यहाँ ये ऐसे बढ़ेगा ऐसा, और ये पॉइंट आपका 0,1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी 0,1। तो ये हो गए आपके एक्सपोनेंशियल कर्व्स। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब आ गया लॉगरिथमिक कर्व। लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) इक्वल टू
लॉग ए के बेस पे एक्स। देखो जब कोई बेस नहीं होता तो नेचुरल लॉग माना जाता है, जिसको हम अगर हम ऐसे लिखें कि लॉग ई के बेस पे एक्स या फिर एल एन एक्स, ये नेचुरल लॉग है। तो ये स्पेसिफिक केस हो गया। हम बात कर रहे हैं ए के बेस की, ठीक है ना। तो वो जो ग्राफ्स होंगे वो अपना नेचर नहीं छोड़ते, तो इसीलिए वो ऊपर वाले में भी हमने ए पे पावर वाला लिया था। तो इसी वजह से, क्योंकि ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 3 4 1/2 1/3 1/4 2.7 हो गया तो ई बन जाएगा, ई की पावर एक्स। तो ग्राफ सेम ही बनेंगे, लॉग वाले में भी सेम चीज़ चलेगी, ठीक है। तो वो अब सेम काम यहाँ पे भी होगा, बिकॉज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं ये बात। यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, पहला 0 से 1, दूसरा ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे भी एक चीज़ समझ लेते हैं पहले। जैसे मैंने बोला 0 से 1, तो सपोज़ यहाँ आया 1/2 और ये आ गया x। अब हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। log x अपॉन log m माइनस log n, और log 1 0 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की होगी, मतलब नेगेटिव होगी, ठीक है। यानी कि अगर 0 से 1 के बीच में a रहता है तो हमें वैल्यूज़ नेगेटिव यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, log के अंदर वहाँ हम नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, ठीक है, ना ही जीरो रख सकते हैं। ये लॉग की जो प्रॉपर्टी फंक्शंस में पढ़ी थी उनमें बताया गया था कि लॉग ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा और नेगेटिव नंबर भी नॉट डिफाइंड रहेंगे, इस वजह से। तो अब यहाँ पे वही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ नेगेटिव लॉग के अंदर की वैल्यू की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है वो इस 1/2 की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने वैल्यू रखना स्टार्ट किया और आपका जो ए है वो 0 से 1 के बीच का है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कहीं पे हम 1 ले लेते हैं, ये 1,0 है पॉइंट। अब देखो जब आप 0 और 1 के बीच का x रखोगे, यहाँ x की जगह, जैसे सपोज़ हमने a को ले लिया 1/2 क्योंकि ये 0 से 1 के बीच का है। अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर रहती है, लाइक 1/3, सपोज़ ये रही, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये log 1/3, log 1/2, log 1 माइनस log 3, log 1 माइनस log 2, log 1 0, माइनस माइनस कैंसिल, log 3/log 2, मतलब वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे यहाँ तक आया, उसके बाद फिर ये ऐसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जब हम 1 के आगे बढ़ेंगे, मतलब कि x की बात हो रही है, कि जब हम 1 के आगे 2 3 ऐसे रखेंगे, तो यहाँ मैंने रखा log 2/log 1/2, इस लॉजिक के हिसाब से कि अब मैंने 1/3 रखा था, यहाँ पे 2 रख दिया, तो उस हिसाब से log 1 माइनस log 2, log 2 माइनस log 2, वैल्यू कैसी हो रही है, नेगेटिव। इसका मतलब y नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, 1 के आगे जाने से। लेकिन 0 और 1 के बीच में जब x रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y पॉजिटिव है। तो इस वजह से ये ऐसा बना, ठीक। सिमिलरली अब हम आते हैं 1 से ग्रेटर वाली कंडीशन पे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ग्रेटर देन 1 रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका पॉइंट 1,0, क्योंकि जब आपने यहाँ पे 1 रखा होता तो log 1 0 हो गया, इसलिए 1,0 आ रहा है, नीचे भी ऊपर भी। अब इसमें क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, जैसे 2, तो हमने अब लिया log 2 के बेस पे x। अब x की वैल्यू जब हम 0 और 1 के बीच में रखेंगे, लाइक 1/2 टाइप, तो log 1 माइनस log 2/log 2 वैल्यू होगी नेगेटिव। यानी कि जब आप 0, इस x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहोगे तो y जो आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, ठीक।
और जैसे ही आप 1 के आगे बढ़ोगे तो अब यहाँ पे 1 के आगे का मतलब है, अभी यहाँ 1/2 की जगह कौन आ गया, 2। तो अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसीलिए पॉजिटिव वाई हो गया है और ये ऐसे आगे मूव करते हुए चला गया। तो इस तरीके से हम लॉग और ई की पावर एक्स के ग्राफ्स डिफाइन करते हैं। ये दिमाग में तो रहने ही चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्राफ्स दिमाग में रहेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता होगा उन ग्राफ्स के बारे में, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल कर्व्स पे, कि ज्योमेट्रिकल कर्व्स के बारे में। ज्योमेट्रिकल कर्व्स, अब ज्योमेट्रिकल कर्व्स में कौन कौन से थे हमारे, तो देखो पहला हमने ले लिया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज दोज एक्सप्रेशन in which x with constant, y with constant और x and y both, but the highest power in all of above is 1, then expression is called linear and equation is line। ये लाइन की आइडेंटिफिकेशन है कि या तो केवल x इक्वल कोई कांस्टेंट होगा, या तो केवल y की इक्वल कांस्टेंट होगा, या x और y दोनों होंगे और फिर कांस्टेंट होगा, आइदर प्लस और माइनस, और लेकिन हाईएस्ट पावर तीनों केसेस में 1 होनी चाहिए, तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने पढ़ा हुआ है, तो दैट इज़ योर लाइन, ये रही लाइन, जिसमें ये रहा आपका थीटा और ये डिस्टेंस c है। तो m इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा। ठीक, अब इसी में y इक्वल टू एम एक्स हो जाए, c हट गया, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन अब या तो इधर हो रही होगी या तो इधर हो रही होगी, दोनों में से कोई भी एक लाइन हो सकती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं y इक्वल टू पॉजिटिव एम एक्स और y इक्वल टू नेगेटिव एम एक्स, ऐसे समझ लो। ठीक है, कि m की वैल्यू दोनों केसेस में पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव हो गई, तो स्लाइड हो जाएगी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, वरना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसी लाइन हमें मिल जाए कि x इक्वल टू ए या फिर x इक्वल टू माइनस ए, तो उसमें क्या होगा, अब x इक्वल टू ए जो है x पे ही चल के निकलेगा, तो इसका मतलब है ये रही लाइन x इक्वल टू ए ओरिजिन के राइट हैंड साइड में, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली अगर ऐसा हो गया, सपोज y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए, तो अब क्या होगा, अब ये ओरिजिन के अप में चली जाएगी y इक्वल टू ए, डाउन में चली जाएगी y इक्वल टू माइनस ए। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइन जिसके पैरेलल होगी वही गायब होगा। तो जैसे x इक्वल टू ए है तो ये y के पैरेलल, तो y इसमें नहीं है। x इक्वल टू माइनस ए में भी यही हुआ, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए में x नहीं है, मतलब ये x के पैरेलल होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं। तो ये लाइंस का कॉन्सेप्ट हो गया आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे डायग्राम बनाना होता है, तो डायग्राम में फॉर डायग्राम, तो आसानी से डायग्राम बन जाए ना, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, तो इसमें आप एक याद रखिए, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान यही होता है, और ये वाली आपकी कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्योंकि उसमें स्लोप आ रहा था। अब जैसे ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला 3x माइनस 7y इक्वल टू 12, इसे ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने के 2-3 तरीके हैं। अभी पहले एक बता देता हूँ मैं कि आप सबसे पहले क्या करो,
सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर 3x/12 7y/12 इक्वल टू 1, x/4 प्लस y/-12/7। अब हमें मेज़रमेंट लेने नहीं जाना है कि 12/7 कितना होगा, सिर्फ अंदाजे से क्वाड्रेंट सही रखने हैं कि क्वाड्रेंट सही आए। x पे पॉजिटिव है तो ये रहा आपका 4, और y पे नेगेटिव है तो यहाँ कहीं मान लेते हैं, तो y पे नेगेटिव हो गया ये 4,0 0,12/7, दोनों को मैच कर दिया, इधर बढ़ा दिया इधर बढ़ा दिया, दैट इज़ योर लाइन। अब इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 3x - 7y इक्वल टू 12, ठीक। इसमें हमने पुट किया y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 4 आ गई, और x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -12/7 आ गई। जो पॉइंट आए हैं वो हमने प्लॉट कर दिए कि एक आया 4,0 तो ये हो गया 4,0, एक हो गया -12/7 तो 0,12/7, दोनों को मैच कर दिया, आगे पीछे बढ़ा दिया। इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया आपका सर्कल, ठीक। तो सबसे पहले सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर h, k सेंटर्स और r इज रेडियस। स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिक जो आपकी होती है उसमें जैसे h और k 0 हो जाएं तो इसका मतलब उसका सेंटर ओरिजिन हो गया, और उस केस में बीचों बीच में आपका सेंटर रहेगा और बाकी अगल बगल सर्कल बन जाएंगे। तो अब इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दें, जैसे मैंने बोला कि एक तो सर्कल आपका ये बना, ठीक है, ये या इसी के ऊपर और बना दूं मैं, ठीक है, और ढेर सारे हो सकते हैं कि सेंटर 0 0 है, रेडियस कुछ भी हो सकती है। एक ये हो गया। अब एक आपका चला गया इधर, मूव कर गया पॉजिटिव एक्स में, एक मूव कर गया नेगेटिव एक्स में, ठीक। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब एक चला गया आपका पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में, कहीं भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपकी पॉसिबिलिटी हैं सर्कल्स की जो इस केस के अंदर आती हैं, जिसमें h और k 0 हो गए तो आपका ये वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद h, अगर h रहे x - h ही रहेगा, लेकिन y - k की जगह y केवल y हो जाए, k 0 हो जाए तो ये हो जाएगा। फिर x - h की जगह +h हो जाए, k अभी भी 0 है, ठीक है, ये केस है h, 0 का, ये है 0,0 का, ये हो गया -h, 0 का। अब अगर h 0 हो जाए और k बना रहे तो ये हो गया 0, k का, ये हो गया 0, -k का, ठीक। अब इसमें आ जाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मूव कर जाए तो दोनों होंगे h k, मतलब पॉजिटिव। फिर h अगर आपका नेगेटिव हो जाए और k पॉजिटिव ही रहे तो ये हो गया -h + k का, ये हो गया -h - k का, और ये हो गया +h - k का। तो ये सारे के सारे सर्कल्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसकी एक जनरल इक्वेशन और होती है, वो जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन कहती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर -g - f और रेडियस √g² + f² - c। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये ऊपर वाली है। सर्कल के डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे, केवल इक्वेशंस के टाइप हैं, और ये वाली इक्वेशन बनी इसी से है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हमें डायग्राम से मतलब है बेसिकली। अब एक दो डायग्राम मैं इसी के बेस पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, सपोज़ ये हमने आपको इक्वेशन दे दी। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें सेंटर पता होने चाहिए। ठीक है, कि सेंटर क्या होंगे, वो दो तरीके से पता किए जा सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद है तो आप इससे कराएंगे इसका कंपेयर। याद ये रखना है कि कभी कभी मतलब कंफ्यूजन डालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट नंबर 1 नहीं होता, 2 3 4 1/2 इस टाइप का होता है। तो पहले आपको इसको इस जैसा बनाना है, उसके बाद ही सेंटर निकालने हैं। अब 2g से -2 का कंपेयर हुआ, g की वैल्यू -1, 2f का -4 से कंपैरिजन हुआ -2 और c का 3 से कंपैरिजन हो गया। सारे आने के बाद आपने सेंटर लिखा ले, सेंटर है -g -f, g की वैल्यू +-1 है तो +1 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया 1 + 4 - 3, तो ये आपको मिल जाएगा √2। तो सेंटर मिल गए ना। अब देखो सेंटर है 1,2, तो 1,2 हम मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो आपने जो वैल्यू बनाई है, मतलब जो सर्किल बनाओगे आप, वो अब कैसे बनना है। तो सर्किल बनाने के लिए देखो, जब बीच में पहुंच जाता है ना, जैसे हवा में बोलते हैं कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तो हमें एक चीज़ का और पता करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी डायग्राम में नहीं आई तो एरिया भी सही नहीं निकलेगा। तो देखो एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे कि इफ़ द सर्कल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स को कट करेगा तो वाई 0 हो जाएगा, तो पुट वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर इस वाले में। तो वाई 0 पुट किया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर -2x + 3 इक्वल टू 0। बिकॉज ऑफ वाई तो 0 ही हो गए, तो वाई स्क्वायर भी 0 और 4y भी 0 होने के बाद अब हम इनके फैक्टर, तो फैक्टर हो रहे हैं, एक फैक्टर करके देखने हैं फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बी स्क्वायर -4, तो ये देखो यहाँ पे हो गया मामला ख़त्म। बिकॉज ऑफ कैसा आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको मिल गया अंदर। ठीक, तो ये इसका मतलब है डू नॉट टच, यहाँ पे डू नॉट इंटरसेक्ट और टच, कुछ भी नहीं करेगा, एंड लगा, टच भी नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब इफ़ द सर्कल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, तो अब पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। कर दीजिए पुट, क्या आया, वाई स्क्वायर -4y + 3, इसके फैक्टर हो गए y इक्वल टू 1 और 3। ये y पे कट करेगा 1 और 3 पे, x पे ना टच करेगा ना कट करेगा। तो अब डायग्राम आसान हो गया बनाना। तो हमने अब डायग्राम बनाया, ये बन गया आपका डायग्राम। सेंटर हो गए 1,2, रेडियस आपकी हो गई √2, और जो कट हुए हैं वो ये रहे दो, एक हो गया 0,1 पे, एक हो गया 0,3 पे। इस तरीके से हम हवा वाले डायग्राम जो होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बना सकते हैं। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है x -2 स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये दे दिया। ठीक, तो अब इसका सेंटर क्या है, सेंटर है 2,0। कैसे पता चला, x -2 का स्क्वायर है, इसको हमने अपनी इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराया, तो h की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, और रेडियस कितनी है, 2 है। तो अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका है 0 0, और थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ आपको मिल गया 2,0, थोड़ा और आगे बढ़े तो ये b मिल गया, ये हो गया 4,0। फ़ायदा देखो, यहाँ पे रेडियस है 2, मतलब कि ये हिस्सा भी 2 होगा
और ये हिस्सा भी 2 होगा, दोनों 2 होंगे। इसका मतलब है सर्कल यहाँ और यहाँ से पास होगा, इन दो से, और सेंटर बीच में है ही, तो हमने सर्कल को पास कराया। तो अब ध्यान रखना है कि अगर रेडियस वाला नंबर और सेंटर का नंबर सेम है, y 0 है, तो सर्कल ऐसा बनेगा, मतलब x की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यही नेगेटिव में होता, यानी कि यहाँ अगर प्लस हो जाता तो ये पीछे बन जाता, यानी कि यहाँ पे ऐसा बन जाता। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन को कैसे, डायग्राम को हमें बनाना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, 50 मिनट्स का हो चुका है ऑलरेडी, और आज काफ़ी सारे कर्व हो गए, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, 3 चीज़ें रह गई जो हम कल के वीडियो में डालेंगे फ़िलहाल। और उसके बाद फिर हम एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स की फॉर्मूले पहले तो डिराइव करेंगे, फिर उनका यूज़ करना सीखेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ते चलेंगे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक कर्व्स का रिवाइज कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स रिवाइज कर लीजिए एक बार ढंग से। ठीक है, कर्व्स आपको जितने ज़्यादा याद होंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन भी यहाँ तो आएंगे ही बोर्ड में, उसके बाद कंपटीशन में भी मिलेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको कल करते हैं। आज के लिए बाय बाय।